हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में ज़्यादातर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर सोचते नहीं हैं, और वो है कंप्यूटर सिस्टम। नाउ कुछ साल पहले तक मैंने एक इशू फेस किया था और मैं उस इशू के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो इशू ये है कि मेरे को एक नया कैमरा ख़रीदना था वीडियो के लिए, पैनासोनिक GH5। एंड मैंने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट सुनी थी उस कैमरे की। और आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे और इस चैनल के THC के और इसके पहले जो एविएशन वॉल वाला मेरा जो एविएशन चैनल है उसके वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 80% वीडियोस GH5 से शूट करे हुए हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, कैमरे के बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। इनफैक्ट GH5 के लॉन्च होते ही तो मैंने सारे रिव्यूज़ देखे, मैंने खुद भी प्रोडक्ट ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने GH5 ख़रीद लिया। उसका रीज़न ये था, एक तो वो हल्का था, कॉम्पैक्ट था, माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है दो, बट इसके बावजूद भी 10 बिट 422 रिकॉर्डिंग कर रहा था 4K रेजोल्यूशन पे। तो मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम पे वो अपने ज़माने से काफ़ी आगे कैमरा था इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स। तो मुझे काफ़ी एक्साइट किया उस कैमरे ने, और मैंने वो कैमरा फट से जाके रिव्यूज़ देखने के बाद और खुद एक दो जगह प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद मैंने वो कैमरा ख़रीद लिया। एंड आई डायरेक्टली टुक दैट कैमरा टू ऑन माई असाइनमेंट्स। मैंने काफ़ी कुछ शूट किया उससे, और जब पहले असाइनमेंट के बाद मैं घर आया और मैंने उसको सिस्टम पे डाउनलोड किया डेटा को, और उस टाइम पे एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। उस टाइम पे मैं ये यूज़ कर रहा था, ये 2015 का मैकबुक प्रो मॉडल है, काफ़ी लोगों के पास होगा। तो ये मॉडल मैं यूज़ कर रहा था प्राइमरली एडिटिंग के साथ। इसको मैं स्क्रीन के साथ अटैच करता था। ये LG का IPS मॉनिटर है, कलर कैलिब्रेटेड, तो इसके साथ मैं अटैच करके यूज़ करता था। और मैंने सारा डेटा जब एक हार्ड ड्राइव पर डाउनलोड करने के बाद एडिटिंग करना चालू करी तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा मैकबुक प्रो तो फॉरगेट अबाउट प्लेबैक, वो फाइल्स को खोल ही नहीं पा रहा है। जो क्विक टाइम एप्पल का जो नेटिव वीडियो प्लेइंग प्लेयर होता है वो खोल ही नहीं पा रहा है उन वीडियो फाइल्स को। एंड दोज फाइल्स वर रियली हैवी। 10 बिट 422 इज़ सम साइज, लेट मी टेल यू। जो लोग शूट करते हैं उस रेजोल्यूशन पे, इस स्पेक्स पे, उनको ये पता है कि ये काफ़ी हैवी फाइल होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो फॉर्मेट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। तो काफ़ी हैवी फाइल्स थी इस सिस्टम के लिए। तो हुआ ये इवेंचुअली, क्योंकि अब मैंने कैमरा ख़रीद लिया था तो मुझे अब कैमरे के जो थोड़ा सा लोअर स्पेक्स था, कैमरे को के स्पेक्स को डाउनग्रेड करके मुझे यूज़ करना पड़ा। और फिर मैं 420 8 बिट पे ज़्यादा काम करने लग गया, कि बिकॉज मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं था जो 422 10 बिट पे एडिटिंग करने के काबिल हो। और मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में कई लोग फंसते हैं जब आप एक नया कैमरा देखते हैं और वो लॉन्च होता है। और खासकर आजकल के जो भी कैमराज आ रहे हैं, चाहे वो कैनन R5 हो, सोनी A7S III हो, लूमिक्स के S सीरीज़ कैमरा हो, पैनासोनिक के, ऑलमोस्ट सारे ही 422 10 बिट पे रिकॉर्डिंग करने के लिए सक्षम है। और इनफैक्ट काफ़ी तो रॉ वीडियो भी शूट कर लेते हैं इंटरनली। अब आपने वो स्पेक्स देखे, आपने कैमरे का रिव्यू देखा, आपने अपना करंट पुराना कैमरा चेकआउट किया, बेच दिया, या अपने दोस्त को दे दिया, या एज अ बैकअप कैमरा आपने सोचा यूज़ करूँगा, और आप जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दी इन एक्सपेंसिव हाई एंड मिररलेस कैमरास पे जो आपको इतना अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियो रिजल्ट्स देने वाले हैं। बट आपने जब शूट करके आपने जब फर्स्ट टाइम उस डेटा को यूज़ करने की कोशिश करी तो आप भी सिमिलर सिचुएशन में पड़ गए, सिमिलर प्रॉब्लम आपने फेस करी। आई एम श्योर कई लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी होगी। और इसी के मद्देनज़र मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए, बिकॉज कैमरा कंपनीज़, ऑनेस्टली बोलूँ तो कैमरा कंपनीज़ को अपने बॉक्सेस पे या मैनुअल के अंदर कहीं तो वेबसाइट वगैरह पे मेंशन करना चाहिए कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू प्ले अ 4K फुटेज इस कैमरे के लिए क्या होनी चाहिए। आपको नहीं लगता? अगर आपको लगता है तो कमेंट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा कंपनीज़ को मेंशन करना चाहिए कि अगर आप 422 10 बिट वाला कैमरा ले रहे हैं तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके लिए, जिससे आप इसके फुटेज को प्ले भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ताकि कई लोग
अब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3-3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी कैमरा में, बट अब वो एक एक्सपेंसिव कंप्यूटर सिस्टम नहीं खरीद सकते क्योंकि लास्ट ईयर ही उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा था। एंड ये सिर्फ कैमरा मॉडल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में क्लियरली मेंशन होता है कि उनका सिस्टम मिनिमम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वैसे ही मुझे लगता है क्योंकि कैमराज अब ज़्यादातर डिजिटल आउटपुट देते हैं और वो आउटपुट सीधे कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, तो कैमरा कंपनीज़ को कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आप से कैनन R5 खरीद रहे हैं या से सोनी A7S III खरीद रहे हैं या लूमिक्स का कोई S सीरीज़ का कैमरा खरीद रहे हैं, अगर आप उसके फुल कैपेसिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या लगेगा। अगर आपको भी जैसे कि मैंने बोला लगता है कि कैमरा कंपनीज़ को मेंशन करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब बात करते हैं मेरे सोल्यूशन की। तो मैंने काफ़ी साल अपना 2015 का मैकबुक प्रो इस्तेमाल किया, जैसे तैसे मैनेज किया। फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि अगर क्लाइंट के लिए मैं शूट कर रहा हूँ तो 422 10 बिट पे ही शूट होना था, तो उसके लिए पहले प्रॉक्सीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। प्रॉक्सीज़ कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए प्रॉब्लली मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास लोअर एंड का सिस्टम है थोड़ा सा और आप फिर भी 422 10 बिट पे शूट करके एडिट करना चाहते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो हाईली टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और हाईली फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉक्सीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। और प्रॉक्सी क्रिएट होने में भी ये जो मैकबुक प्रो, अगर मैं आपको 20 मिनट की वीडियो की टाइमलाइन की अगर बात करूँ तो उसकी प्रॉक्सी क्रिएट करने में ही ये 7 से 8 घंटे लगा देता था। और फिर आप जब एडिट करते थे उसको, रेंडर करते थे, तो कई बार तो मुझे 20 मिनट के वीडियो के लिए पूरी रात छोड़ना पड़ा है। 4K 422 10 बिट के रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था मेरे लिए और मैं फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा था। मेरी जो क्लाइंट को जो मैं टाइमलाइन देता था वो कई बार मैं नहीं पूरी कर पा रहा था क्योंकि मैं रात भर सिस्टम लगाता था और सुबह उठ के देखता था कुछ एरर आ गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर दोबारा उसको रेंडर पे लगाया और बैठे रहे कप ऑफ कॉफ़ी के साथ कि रेंडर हो रहा है और टाइम लगता जा रहा है। एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल अपग्रेड माई सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, क्योंकि कैमरा कंपनीज तो मेंशन नहीं करती कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए अगर आपको 422 10 बिट वीडियो एडिट करना है, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सिस्टम। ना वन ऑफ माई फ्रेंड बॉट अ कैनन R5, क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा कैनन R5 8K 30 FPS पे आउटपुट भी देता है इन टर्म्स ऑफ वीडियो। तो आई थॉट कि उससे मैं पूछूं वो क्या सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो ही वॉज यूजिंग मैकबुक प्रो i9। ना मेरा जो पूरा इकोसिस्टम है वो एप्पल का है, स्टार्टिंग से ही रहा है। माई फ़ोन, माई लैपटॉप और अभी जो मैं दूसरे कंप्यूटर की बात करने वाला हूँ उसके बारे में भी बताऊँगा, वो भी एप्पल का ही है। तो उससे मैंने पूछा कि मैकबुक प्रो का क्या कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ कर रहे हो। सो ही हैड 2019 का मॉडल i9 प्रोसेसर के साथ विद अराउंड आई थिंक 512 GB SSD समथिंग लाइक दैट। सो उसने बोला प्ले करता है, सब कुछ सही करता है, 4K 422 10 बिट तक ठीक ठाक रेंडर करता है, बट 8K में ये भी फेल है, 8K ये भी नहीं कर पाता ठीक से। और 422 10 बिट जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना फास्ट नहीं करता है, बट हाँ कर लेता है, इट टेक्स सम टाइम। सो आई रियलाइज़ कि यार मतलब अगर मैं ये वाला लैपटॉप अगर ख़रीदता हूँ लेटेस्ट वाला 2019 वाला मैकबुक प्रो, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा वो, और शायद देन 1-2 साल बाद फिर से कुछ नया आ जाएगा, कुछ फॉर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। जैसे लूमिक्स S सीरीज़ S1R में फॉर्मवेयर अपग्रेड हो गया है कि यू कैन शूट 5.9K के रिजोल्यूशन पे आप शूट कर सकते हैं वीडियो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम क्या मैं बनवाऊँ अब, क्योंकि मेरा हाथ फाइनल कट प्रो जो कि एप्पल का नेटिव वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें पूरी तरीके से सेट है। एडोब प्रीमियर मैंने कई बार ट्राई किया, बट ऑनेस्टली बोलूँ मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर लगता है वो। और विंडोज़, अगर एक बार ऐसा कहते हैं ना, एक बार आपने एप्पल यूज़ कर लिया तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर पे काम करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कहा भी जाता है कि जो एप्पल होता है वो स्टूपिड पीपल कंप्यूटर होता है, मतलब बेवकूफ़ लोग उसको बड़ी आसानी से चलाना सीख लेते हैं। अब जैसा भी आप उसको माने, बट फाइनल कट प्रो मेरे लिए फैबुलस सॉफ्टवेयर है और एप्पल के एनवायरनमेंट में वो बहुत अच्छा काम करता है। विंडोज़ के लिए फाइनल कट प्रो आता नहीं है।
तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे फिर से एक नए लर्निंग कर्व पे जाना पड़ता, एडोब प्रीमियर सीखना पड़ता। सो विंडोज़ पीसी जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था, बिफोर आई इवन शिफ्टेड टू मैक, मेरे को काफ़ी इश्यूज़ आए उसमें वायरस के, और फिर एंटीवायरस डाल दो तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। मैं ये बात कर रहा हूँ Pentium 3 Pentium 4 जब प्रोसेसर आया करते थे। सो इवेंचुअली उसके बाद मैंने जैसे तैसे विंडोज़ पीसी पे मैनेज करता चला गया। आई यूज़ टू यूज़ दिस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सोनी वेगस प्रो, अगर आप लोगों को पता होगा। ठीक ठाक सॉफ्टवेयर था, ज़्यादा कुछ आप उसमें कर नहीं सकते थे उस टाइम पे। आई डोंट नो अभी कैसा सॉफ्टवेयर है वो। तो इवेंचुअली फिर आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू एप्पल, और सिंस देन 2013 मैकबुक प्रो पे मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 2015 मैकबुक प्रो पे शिफ्ट हो गया। अब जो लेटेस्ट कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 422 10 बिट आउटपुट निकालने वाले, उस पर मुझे जैसे कि मैंने बताया काफ़ी चैलेंज फेस हो रहा था पुराने मैकबुक प्रो पे। देन मैंने अपनी रिसर्च चालू करी। मुझे विंडोज़ पे तो नहीं जाना था, ये डिसाइडेड था, क्योंकि विंडोज़ का मेरा इकोसिस्टम नहीं है। इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मैक में ही कुछ देखते हैं। अब क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी मैकबुक प्रो i9 प्रोसेसर की ऑलरेडी फीडबैक दे दिया था मुझे, तो मुझे लग रहा था ये काम तो करेगा बट शायद फ्यूचर प्रूफ ना हो, तो ऐसा कुछ लिया जाए या उसका वेट किया जाए। क्योंकि मैक के जो ऊपर के मॉडल्स हैं वो कई 3-3 4-4 लाख के मॉडल्स हैं। अगर आप मैक प्रो की बात करें, जो वो बॉक्स जैसा पूरा सिस्टम आता है, अगर आप उसकी बात करें, जिसकी ऑलमोस्ट बड़े बड़े सारे प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस मैक को इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का कंप्यूटर सिस्टम पड़ता है। तो मेरा इतना भी बजट नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डेली बेसिस पे प्रोडक्शन का काम नहीं करता हूँ। आई एम वेरी चूजी एंड सेलेक्टिव अबाउट माई असाइनमेंट। मैं खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही उसमें कलर ग्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा बजट के बाहर हो जाएगा, कि एक तो 3-4 लाख का कैमरे पे इन्वेस्ट करो, ऊपर से 4-5 लाख के सिस्टम पे इन्वेस्ट करो। बट देन ग्रेजुअली 2020 के एंड में एप्पल ने M1 चिप लॉन्च किया, and I was really impressed by looking at the reviews. मैंने खुद तो इस्तेमाल नहीं किया था, बट देन मुझे एक आइडिया स्ट्रक किया। मैंने 2020 के एंड में iPad Pro ख़रीदा था, तो मैंने अपने कैमरे का जो 422 10 बिट फुटेज है वो iPad Pro पे एडिट करने की कोशिश करी, और उसने फ्लॉलेसली एडिट करा। अराउंड 2 से 3 मिनट का फुटेज था, मतलब बहुत सारे फुटेज थे, मैंने एडिट करके देखा और फ्लॉलेसली एडिट करा उसने। तो मुझे लगा शायद M1 चिप जो एप्पल ने लॉन्च किया है उसका वेट करना चाहिए, और अगर वो एप्पल अपने लैपटॉप में और अपने मैकबुक में और iMac में लेकर आता है, देन शायद ये मेरे लिए सोल्यूशन प्रूव हो सकता है मेरी प्रॉब्लम का। तो मैंने वेट किया, एंड देन केम दिस। एप्पल ने लॉन्च किया मैक मिनी विद M1 चिप। ये जो डिवाइस है, ट्रस्ट मी, ये अच्छे कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा डाउटफुल था कि ये बॉक्स जैसा जो डिवाइस है, आप देखेंगे इसका साइज़, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या है, इट्स जस्ट अ स्मॉल बॉक्स। इसके पीछे आपके सारे USB पोर्ट, USB-C, थंडरबोल्ट, पावर सप्लाई एंड 1 HDMI ये दिया हुआ है। तो जितना मेरे 2015 के मैकबुक प्रो में था, अगर उससे बात करें तो उसके कंपैरेटिवली एक USB-C और थंडरबोल्ट इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बाकी मोरलेस तो सारा सेम ही है इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स। और मैं वैसे भी अपना ये बड़ा सा LG का स्क्रीन यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, तो मुझे लगा कि क्या ये कर पाएगा। बट देन आई सॉ द रिव्यूज़ एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू फुल टाइम वीडियो मेकिंग, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ करी कि M1 चिप के साथ ये जो मैक मिनी आया है, ये इवन मैकबुक प्रो को भी पछाड़ रहा है जो i9 प्रोसेसर वाले हैं, इंटेल प्रोसेसर वाले हैं। तो मुझे लगा शायद रीज़नेबल बजट पे बात बन सकती है, और मैंने ये ऑर्डर किया। एंड ट्रस्ट मी, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। आज मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, इट इज़ सो ब्लेजिंगली फास्ट that I can edit 4K 422 10 bit, not just 60p और 30p, I'm even talking about 120 fps के फ्रेम रेट पे भी
फुटेज सो फ्लॉलेसली, 20-20 मिनट की टाइमलाइन वाले वीडियोस में 1 घंटे के अंदर अंदर एडिट कर लेता हूँ अगर आप बात करें, विद डिसेंट अमाउंट ऑफ कलर ग्रेडिंग, थोड़ा टेक्स्ट ये वो एनिमेशन ट्रांजिशंस ये सब डाल डूल के एडिट कर लेता हूँ, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। कहाँ 2015 के मैकबुक पे में मेरा पूरा एंटायर दिन निकल जाता था एडिट करने में, और यहाँ मैं 1 घंटे 2 घंटे में पूरा वीडियो एडिट कर डालता हूँ, विच इज़ ट्रूली अमेजिंग। मुझे लगता है एक तरीके से एप्पल ने ये मैक मिनी लॉन्च करके M1 चिप वाला अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने तो रिव्यूज़ में ये भी निकाल दिया है कि i9 प्रोसेसर वाले मैकबुक प्रो से कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ना, क्योंकि M1 एक नई टेक्नोलॉजी है, एप्पल का सिलिकॉन चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में तो नहीं जाता क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, उन्होंने एक ही चिप के अंदर रैम, ग्राफिक कार्ड, GPU और ये सारी चीज़ें, प्रोसेसर सब एक ही चिप में इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि एक तो इसका साइज़ छोटा हो गया, दूसरा ये हीटअप भी नहीं होता है बिल्कुल भी। हालांकि ऐसा बोला जाता है इसमें कूलिंग सिस्टम है, बट ये पूरा दिन चलता है, ना ये गर्म होता है ना इसमें से साउंड आता है। मेरे 2015 के मैकबुक प्रो में से काफ़ी साउंड आता था, अगर उसमें 1-2 घंटे से ऊपर एडिटिंग कर लो आप तो गर्म भी काफ़ी हो जाता था। मैं लैप पे कहीं रख के अगर कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ तो पूरा घुटने गर्म हो जाते थे। इसके केस में आई वॉज सो रियली हैप्पी, और आई हैव बीन एडिटिंग फुटेज लाइक एनीथिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, चाहे आप वेडिंग शूट कर रहे हो, चाहे आप ट्रैवल फिल्म्स बना रहे हो, मैं फोटोग्राफी की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सिस्टम 4K 10 बिट वीडियो एडिट कर सकता है वो फ़ोटोज़ तो एडिट फ्लॉलेसली कर ही सकता है, तो इसलिए मैं फ़ोटोज़ की तरफ तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो ये वीडियो बोल रहा हूँ, ये जो सिस्टम है ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, जो हाई एंड कैमरे से शूट करते हैं, जैसे कि सोनी A7S III, लूमिक्स S1, लूमिक्स S5, 10 बिट पे शूट करते हैं, कैनन R5, थोड़ा बहुत 8K भी शूट करते हैं अगर किसी की कैमरे की कैपेबिलिटी है, और वो एक ऐसा सोल्यूशन चाह रहे हैं जो ना बहुत महंगा हो ना बहुत सस्ता हो। ऑब्वियसली बात है, सस्ते की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इतने एक्सपेंसिव मिररलेस कैमरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट पे मैं आऊँगा इसकी। तो मुझे लगता है ये उनके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हाँ, इसके साथ में मुझे कीबोर्ड ये वाला एप्पल का ख़रीदना पड़ा, ओके, और मुझे ये माउस भी ख़रीदना पड़ा जो कि यहाँ पे रखा है। एंड एग्रोनॉमिकली मुझे लगता है एप्पल के डिज़ाइंस आर वन ऑफ द बेस्ट, कंफर्टेबल, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस। मैं कोई एप्पल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि M1 चिप है, तो अगर आप एडोब प्रीमियर पे काम करते हैं सबसे ज़्यादा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि M1 कंपैटिबिलिटी एडोब प्रीमियर की इतनी अच्छी नहीं है। चलेगा, अच्छे से चलेगा, बट जितने अच्छे से फाइनल कट प्रो चलता है इसके ऊपर, इसके लिए ट्यून्ड है, उतने अच्छे से शायद एडोब प्रीमियर अभी नहीं है। आगे चल के शायद कुछ अपडेट्स के साथ हो जाए। कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आपके प्रोसेसर डिपेंडेंट होते हैं, ये बात भी ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ उसमें देखते हैं सिस्टम में, वो होती है हार्ड ड्राइव और आपका CPU, आपका GPU। बट इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका प्रोसेसर है, ओके। अगर आप विंडोज़ बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं तो मेरी राय मानिए i9 एंड अबव, इंटेल i9 एंड अबव अगर आप सिस्टम खरीदेंगे तो आप फ्यूचर रेडी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तब आपके लिए 4K एडिटिंग के सोल्यूशन ठीक ठाक बना रहेगा। M1 बिल्कुल मक्खन है, ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कंप्यूटर प्रोसेसर्स जो मैंने आज तक ट्राई किया है, और आगे चल के शायद ये और ज़्यादा रिफ़ाइन होता चला जाएगा, और बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है वो भी अपने सॉफ्टवेयर्स को इससे कंपैटिबल बनाती चली जाएंगी। तो हाँ, बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। मेन बात तो बताई नहीं आपको। तो ये जो मुझे बॉक्स, जो डब्बा है मैक मिनी का M1, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है M1 16 GB 256 GB SSD के साथ, और मैंने हाई कैपेसिटी के इसलिए नहीं खरीदा, 1 TB और 2 TB की SSD के साथ भी मिलता है, क्योंकि सबसे बढ़िया सोल्यूशन है ये SanDisk की आपकी SSD है एक्सटर्नल,
तो वो USB-C से इससे कनेक्ट हो जाती है। तो ये 500 GB की SSD है। तो टोटल मेमोरी मेरे जितने प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं फाइनल कट प्रो के या एडिटिंग फाइल्स होते हैं, चाहे रॉ फाइल्स होते हैं पिक्चर्स के, वो सब मैं इस पर ऑफलोड कर देता हूँ और इसी के थ्रू एडिट करता हूँ। इसको तो मैं एज अ मीडिएटर यूज़ करता हूँ जो इसकी हार्ड ड्राइव है। तो जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें इंस्टॉल्ड है, बट काम मैं इसके थ्रू करता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो ये मुझे कॉस्ट किया ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास। 85,000 का मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये मैक मिनी पड़ा है। कीबोर्ड और माउस मिला लें तो टोटल मिला के जो मेरा खर्चा आया है इंक्लूडिंग दिस हार्ड ड्राइव, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,15,000 के आसपास। ओके, विच इज़ गुड इनफ considering all Intel i9 processor with 8 GB of graphic card, this that theme झाम। आपको अगर आप खुद भी असेंबल करना चाहेंगे इस तरीके का सिस्टम, तो एक तो आपको विंडोज़ में वो पूरा कंटेनर लेना पड़ता है बड़ा सा जो कि स्पेस लेता है, बट ये बहुत छोटा सा है। इसको आप अपने सूटकेस में भी कैरी कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है। और होटल के जो LCD स्क्रीन्स होते हैं नॉर्मली उनमें HDMI पोर्ट अवेलेबल होता है। आप HDMI केबल कैरी करिए, अटैच करिए, काम पे लग जाइए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट ना। वो कंटेनर को लेके आप फिर नहीं सकते इधर उधर। तो विंडोज़ के साथ सबसे बड़ी इशू ये है कि जो उसका बॉक्स होता है, उसके अलावा अगर आप उसमें बाकी चीज़ें जो इसमें हैं उस टाइप उस लेवल की उस कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें इंस्टॉल कराएंगे विंडोज़ बेस्ड, तो ऑलमोस्ट आपको 1,30,000 1,40,000 के आसपास का खर्चा आएगा। तो उसके हिसाब से भी देखें तो ये वैल्यू फॉर मनी है। और मुझे लगता है 2021 में अगर आप प्लान कर रहे हैं एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम लेने का, तो बेस्ट ये है कि इन्वेस्ट इन एप्पल का M1 चिप। हाँ, मॉनिटर का एक एक्सटर्नल आपको खर्चा, एक अलग से खर्चा पड़ सकता है, बट ये तो बड़ा एक्सपेंसिव मॉनिटर है, ऑलमोस्ट ₹1,00,000 का मॉनिटर है। आपको इतना एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो विद लिटिल मोर रीजनेबल मॉनिटर्स। 4K मॉनिटर्स आर अवेलेबल जिनका प्राइसिंग चालू होता है 11-12 हज़ार रुपये से और जाता है जैसे कि मैंने बोला 1-1.25 लाख के ऊपर भी। तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। मोरलेस आइडिया ये है कि जो आपकी एडिटिंग है वो फ्लॉलेस होगी, वो स्मूथली होगी। टाइम कंज्यूमिंग जो विंडोज़ में हो जाता था या एप्पल के इवन पुराने सिस्टम में हो जाता था, वो टाइम आपका बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आप फास्ट एडिटिंग करने लगते हैं, एक तो आपको मज़ा बहुत आता है, दूसरा आप जो जितना एडिट करके जितनी जल्दी वीडियो आप डिलीवर करेंगे, आप उतने सारे वीडियोज़ आप एक दिन में एडिट कर सकते हैं। तो आपकी इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। तो अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग वीडियो वर्क में वीडियो एडिटिंग चाहे वीडियो शूटिंग और आप खुद ही एडिट करते हैं अपने वीडियोस को, तो मेरे ख्याल से 2021 की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है, मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैंने करी है वो है ये। सो दिस इज़ एप्पल मैक मिनी विद M1 चिप। M1 चिप के ऊपर आप और कुछ चाहें तो पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, और मेरे हिसाब से ख़रीदने से पहले आप चाहें तो और भी यूट्यूबर्स के रिव्यू देखिए। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैंने कई यूट्यूबर्स के रिव्यू देखने के बाद ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया। पहले जैसे कि मैंने बताया मैं भी थोड़ा डाउट में था, इतनी सी डब्बे जैसी चीज़ 4K 422 10 बिट एडिट भी कर पाएगी कि नहीं, बट इसने मुझे ट्रूली सरप्राइज़ कर दिया। बहुत टाइम से तो मैंने अपना एप्पल का जो मैकबुक प्रो है 2015 वाला वो खोला ही नहीं है, ट्रस्ट मी। सो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो शूटर हैं तो। और आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है किस तरीके का सिस्टम आप लेना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर डालिए। और जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि आपको लगता है कैमरा कंपनीज़ को अब टाइम आ गया है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना चाहिए, अगर वो इतने हाई एंड प्रोडक्शन कैमरास बना रहे हैं, इतने गुड क्वालिटी और 4K रिजल्ट देने वाले कैमरास बना रहे हैं, तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी उनको मेंशन करना चाहिए कहीं ना कहीं कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो इस वीडियो में यहीं तक, और मैं दोबारा हाजिर हूँगा आपके सामने एक और नया वीडियो लेके, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ और सीखेंगे सिखाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।